बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मैंने रिक्वेस्ट की है साबिक वजीर ख़जाना और जो कि काफ़ी अरसे से सेनेट के मेंबर हैं और पहले सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी में काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, जनाब सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब से कि वो आए और हम आपस में पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में और बजट के बारे में खासकर जो है वो डिस्कशन करें। तो सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। सर, जो मेरा पहला सवाल है वो ये है सर कि ये जो बजट इस दफा हुकूमत ने पेश किया है, आप ये नहीं समझते कि वजीर खजाना कुछ और बात कर रहे हैं और जो बजट और फाइनेंस बिल है उसमें कुछ और चीजें हैं? तो इसका क्या मतलब है? क्या वजीर खजाना की यानी पूरी तरह से एतमाद में लिए बगैर फाइनेंस बिल बन गया है, या बेसिकली हुआ क्या है सर? क्योंकि बड़े ही ज्यादा इन्फ्लेशनरी जो है वो उसके अंदर स्टेप्स लिए गए हैं। चूंकि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में मैं देखता भी रहा हूँ प्रोसीडिंग सारी, काफी सारी चीजों पे एग्जेम्पशंस उड़ा दी गई हैं और सेल्स टैक्स का रेट 10 से 17 कर दिया गया है और खासकर खाने पीने की चीजों के ऊपर भी किया गया है। तो सर, आप इसको किस अंदाज में देखते हैं? मेहता साहब देखें, पहले तो मैं आपको बजट का प्रोसेस बताऊं। बजट का प्रोसेस शुरू हो जाता है जनवरी फरवरी में, और फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट प्रपोजल सारी मिनिस्ट्रियों से मंगाना शुरू कर देती है और उनसे मीटिंगें करना शुरू कर देते हैं सेक्रेटरी खजाना। अब जहां तक ये फाइनेंस मिनिस्टर को ब्लेम कर रहे हैं आप कि जी फाइनेंस मिनिस्टर कुछ और कह रहे हैं, बजट में कुछ और है। फाइनेंस मिनिस्टर तो आए अभी महीना नहीं हुआ, बिल्कुल फिर वो सर। कोविड का शिकार हो गए, वो किसी से मिल नहीं सके, कोई मीटिंग नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर को हमें रखना चाहिए बजट से दूर फॉर द टाइम बीइंग, बजट डिस्कशन के लिए। ठीक है सर। क्योंकि उनको उनको जो बताया गया वो उन्होंने प्रेजेंट कर दिया, और उनको जो ब्रीफिंग दी गई वो उन्होंने प्रेजेंट कर दी। अब जहां तक जो फाइनेंस मिनिस्टर चीजें करना चाहते हैं, मेरा ख्याल वो अब करेंगे आफ्टर द बजट प्रेजेंटेशन, और जो चीजें वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो अब करेंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर को ब्लेम करना, जो कि आए हैं अभी मई में, एक्चुअली जिन्होंने टेक ओवर किया है जून में, आपका बजट आ गया है, और उनको ब्लेम करना मैं नहीं समझता कि मुनासिब है। सही है सर। मगर मैं ये बजट पे आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूं कि देखें, बजट पे मुझे जो चीज नजर आई है वो ये नजर आई है कि गवर्नमेंट को चाहिए रेवेन्यू, और ऑब्वियसली जो पिछले 1-1 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल आता रहा है बजट रेवेन्यू टारगेट्स में और एक्चुअल कलेक्शन में। तो मैं ये समझता हूं कि इसको देखते हुए बजट में जो आप बातें कर रहे हैं कि सेल टैक्स बढ़ा दिया गया है, हर चीज को टैक्स कर दिया गया है, हर चीज पे टैक्स लगा दिया गया है, एग्जेम्पशन विड्रॉ कर दी गई है, वो इसीलिए कर दी गई है कि ये टारगेट जो 5.8 ट्रिलियन का दिया गया है एफबीआर को, ये कहां से रिकवर होगा? जी सर। डायरेक्ट टैक्स में कमी आती रही है थ्रू आउट पीटीआई रिजीम। जी टैक्स टू जीडीपी रेशो 11% से आ गई है 9% पे। तो डायरेक्ट टैक्स लगाने में, उसके प्रोसेसेस इन प्लेस करने में टाइम लगता है। तो इमीडिएट रेवेन्यू आपके पास कहां से आ सकता है? इनडायरेक्ट टैक्सेशन से। तो ये जितने मेजर्स आपने फाइनेंस कमेटी की डिस्कशन में देखे हैं वो सारे इनडायरेक्ट मेजर्स हैं, जो कि आम आदमी, गरीब से गरीब आदमी देगा और अमीर से अमीर आदमी देगा। तो ये यही तरीका है गवर्नमेंट को इमीडिएटली रेवेन्यू रिकवर करने का और अपने टारगेट्स मीट करने का। अच्छा सर, अगर आप ये देखें कि फाइनेंस बिल में जो 203 ए है और बी है वो भी शामिल कर दिया गया है कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो सस्पिशन की बुनियाद पे कंसीलमेंट ऑफ इनकम के ऊपर जो है वो किसी को गिरफ्तार कर सकता है। तो सर, जी इसके बारे बिल्कुल। में जो है वो आपकी क्या राय है? देखें, इस पे गवर्नमेंट ने अश्योर किया है कि 203 और उसके बाद 203 बी भी है। जी सर। तो ये दोनों शिकों को गवर्नमेंट जो है वो
दोबारा एड्रेस करेगी, इनको अमेंड करेगी। इसकी देखें इंटेंशन क्या थी। इंटेंशन टैक्स पेयर के लिए नहीं थी, इंटेंशन थी लोग जो टैक्स देते ही नहीं है सिरे से। मेरा भी हमेशा मौकिफ ये रहा है कि भाई जो लोग इस मुल्क में गाड़ियां रखते हैं, प्रॉपर्टीज रखते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो टैक्स पेयर ही नहीं, वो एक धेले का टैक्स नहीं देते। तो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए उन लोगों पे टारगेट करने के लिए, और इस पे हमने एक्सरसाइज की थी। अगर आपको याद हो, मैंने आके 2013 में 2012 में कायमा कमेटी दोनों को, नेशनल असेंबली की और सेनेट की, प्रेजेंटेशन दी थी और लोगों के एग्जाम्पल दिए थे जिनका हमने डेटा निकाला था, जो कि गाड़ी भी रखते हैं, जो कि घर भी रखते हैं, प्रॉपर्टी भी रखते हैं और ट्रैवल भी करते हैं, मगर वो टैक्स पेयर नहीं। तो गवर्नमेंट को फोकस उन लोगों पे करना है जो कि टैक्स पेयर नहीं है। अगर आप टैक्स पेयर को ही दबाएंगे, जो कि हम 50 साल से यही काम कर रहे हैं कि टैक्स पेयर को ही हम दबाते हैं, उसी से हम टैक्स रिकवर करते हैं और उसी को हम गोल्ड कार्ड देते हैं कि आप बड़े अच्छे टैक्स पेयर हैं, अवार्ड देते हैं और उसी पे हम रेड करते हैं। तो ये जो एक सिस्टम है, इसको गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए। और देखें, शौकत तरीन साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये नोटिस का कल्चर खत्म होगा। नोटिस किसको जाते हैं? नोटिस टैक्स पेयर को जाते हैं, उसी को बुलाया जाता है, उसी को रगड़ा जाता है और उसी को कहता है कि जी, उसी को कहते हैं जी तुम तो चोर हो। अब एक तरफ आप टैक्स पेयर को चोर बोलते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं इस मुल्क में कोई टैक्स नहीं देता। तो ये जरूर करें। 203 203 बी को गवर्नमेंट ने कहा है कि जी हम इसको दोबारा देखेंगे, इस पे कमेटी बनाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको विड्रॉ भी कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि एक गवर्नमेंट ने अश्योरेंस दी है और इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। अच्छा सर, ये मुझे बताएं, आप इतनी मेहनत से, मैंने देखा है कि रिकमेंडेशंस तमाम पार्लियामेंटेरियंस और सेनेटर्स अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं, लेकिन पिछले साल जिस तरह शरी रहमान साहबा ने मीटिंग के शुरू में कहा भी कि पिछले साल जितनी रिकमेंडेशंस थी वो ली नहीं गई। लेकिन आपको याद होगा डार साहब जो है वो बाकायदा बताते थे एट द फ्लोर ऑफ द हाउस कि सेनेट की कितनी रिकमेंडेशंस उन्होंने अप्रूव की हैं, कितनी रिजेक्ट की हैं। तो ये पिछले 3 सालों में तो पता ही नहीं है कि आपकी कौन सी रिकमेंडेशन ली जाती हैं और कौन सी नहीं ली जाती। तो आपने इस बारे में मेहताब कोई फाइनेंस मिनिस्टर से बात साहब, की है? मैं पिछले 3 साल की पे कमेंट नहीं करना चाहता, मगर इस दफा अगर आप पहली मीटिंग में आप नोटिस करें तो मैंने यही बात की थी कि जब रिकमेंडेशंस फाइनल हो जाएं, हम क्या करते थे अपनी फाइनेंस कमेटी में, डार साहब कैसे एक्सेप्ट करते थे हमारी शिकें। हम जब कमेटी फाइनल कर लेते थे, उसके बाद फाइनल मीटिंग होती थी फाइनेंस मिनिस्टर से, और मैंने कमेटी के शुरू में ये बात की कि कोई फायदा नहीं है ये एक्सरसाइज करने की जब तक कि आप फाइनेंस मिनिस्टर से मीटिंग नहीं करेंगे, शिक बाय शिक उनसे डिस्कस नहीं करेंगे और उनको कन्विंस करेंगे कि जी ये हम जो कह रहे हैं सही है। और उसमें ये होता था कि डार साहब कुछ शिकें मान लेते थे जो वो मान सकते थे, उसके बाद कुछ शिकें वो पार्शली मानते थे और कुछ क्लॉजेज वो कहते थे ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसका बजट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है। और इसी तरीके से वो बजट की क्लोजिंग स्पीच में अनाउंस करते थे। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जो हम एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि हमारा वोट नहीं है सेनेट का बजट के ऊपर, ये सारी एक्सरसाइज का बेनिफिट नेशनल असेंबली को जाता है। ये नेशनल असेंबली वाले 14 दिन बजट डिस्कस नहीं करते क्योंकि उनको ये पता है कि सेनेट की कमेटी हमें रिकमेंडेशन भेजेगी, वो हम देखेंगे और उस पर हम कट मोशंस जमा कराएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सेनेट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बजट के अंदर। इवन दे डोंट हैव अ वोट, उसके बावजूद उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आप ये देखें, हमारी ये मेहनत होती है, ये मेहनत जाया नहीं जाती। लोग समझते हैं जी वोट नहीं है आपका क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। एक तो नेशनल असेंबली को पता चलता है कि जी सेनेट ने ये रिकमेंडेशन भेजी, और दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर इसको रिकग्नाइज करता है। और आप नोटिस करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर भी आए, कॉमर्स मिनिस्टर भी आए, वो इसलिए आए कि उनको पता है कि यहाँ कोई काम हो रहा है। वो इसलिए नहीं आए कि उनको कोई फाइनेंस कमेटी से लगाव है सेनेट की। तो मैं समझता हूं कि ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है और आप एंड में देखेंगे कि इंशाल्लाह इस दफा भी शौकत तरीन साहब हमारी रिकमेंडेशन अनाउंस करेंगे। अच्छा सर, एक जो चीज मैंने देखी है और आप इसके बारे में मैं जरूर कमेंट चाहूंगा कि आप करें, सर जो खाने पीने की चीजों के ऊपर जीएसटी बढ़ाया है इन्होंने। देखें मसलन फ्लेवर्ड मिल्क है, क्रीम है, उसके अलावा योगर्ट है,
उसके अलावा सर देखें ब्रिक्स है, स्टील का जो है इन्होंने चीजें चेंज की हैं, तो सर ये इसके नतीजे में बहुत इन्फ्लेशन बहुत नहीं फैल जाएगी? और आप ये भी देखें कि सर प्राइम देखें, मिनिस्टर ये कहते हैं कि कम कम करेंगे, कम अज कम खाने पीने की चीजों के ऊपर। मेहताब साहब, आप तो सारा वक्त हमारे साथ बैठते हैं कमेटी में, एक एक चीज देखते हैं, इन सब चीजों पे हमने ऑब्जेक्ट किया है। जी सर। अब फ्लेवर्ड मिल्क, आपको पता है फ्लेवर्ड मिल्क आप पीते हैं, मैं पीता हूं, कोई भी नहीं पीता। ठीक है। ये तो फ्लेवर्ड मिल्क तो बच्चे पीते हैं। बिल्कुल बच्चों के ये लिए है, तो बिल्कुल ये सर। तो ये तो जैसे चॉकलेट और टॉफियां हैं जो बच्चे खाते हैं, और गरीब आदमी का बच्चा 1 रुपए 2 रुपए की टॉफी खाता है या फ्लेवर्ड मिल्क पीता है। अंडे, मुर्गी, हर चीज पे आपने अक्रॉस द बोर्ड सेल टैक्स लगा दिया। और ये देखें, ये वो चीजें हैं जो हर आम आदमी को अफेक्ट करती हैं, और जो एक 20-25 हजार रुपए भी जो कमाता है उसकी भी ये जरूरत की चीजें हैं। तो ये मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने इसका नोटिस लिया है, मिनिस्टरों ने भी नोटिस लिया है, और मेरा ख्याल है इस पे एफबीआर से बात होगी कि खाने पीने चीजों के ऊपर जो टैक्स एग्जिस्टिंग था उससे भी कम करें, बढ़ाने की तो दूर की बात है। अच्छा सर, एक बुनियादी इकोनॉमी के बारे में मैं आपसे अब डिस्कशन करना चाहता हूँ। सर ये जो इकोनॉमी का बूम बस्ट साइकिल है, हम हर दफा थोड़ा सा ग्रो करते हैं तो उसके नतीजे में आपको पता है ट्विन डेफिसिट्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो इसका कोई सर कोई सोल्यूशन आपकी नजर में क्या है कि हमारी ग्रोथ जो है वो इम्बैलेंसेस क्रिएट ना करे, बल्कि एक ऐसी ग्रोथ हो जिसके नतीजे में आम आदमी तक भी उसका फायदा पहुंचे? आम आदमी तक तो फायदा पहुंचता नहीं, हम दोबारा से मैं आईएमएफ के पास चले जाते हैं। जी जी, इसका एक ही सोल्यूशन है, इन्वेस्टमेंट। मुल्क में अगर इन्वेस्टमेंट होगी, ये सब बैलेंसेस ठीक हो जाएंगे, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ेगी, सरप्लस आपका क्रिएट होगा। आप आज 50 बिलियन की एक्सपोर्ट कर दें पाकिस्तान में, 26 बिलियन आपका रेमिटेंस है, 75 बिलियन डॉलर आपके पास साल के आते रहे। बांग्लादेश जैसा मुल्क 50 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया है, जिसके पास ना कॉटन है, जिसके पास ना कोई फैक्ट्रियां हैं, जिसके पास ना फिनिश क्लॉथ है, कुछ भी नहीं है, वो 50 बिलियन पे पहुंच गया है। तो आप देखें, ये पॉलिसीज का इशू है, ये सियासत का इशू नहीं है, ये पॉलिसीज का इशू। सर एक वक्फा लेते हैं, आप वक्फे के बाद हमारे साथ ही शामिल रहिएगा। वक्फे के बाद मेहताब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता है।